दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह के गले की फांस बन गया है सीएम पीएम बिल। मोदी के 28 मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। तो क्या सीएम पीएम अरेस्ट बिल पर बैकफुट पर आएंगे अमित शाह? शाह के गले की फांस बन गया है सीएम पीएम अरेस्ट बिल दोस्तों, क्योंकि एक उंगली अगर विपक्ष की तरफ सरकार उठाएगी तो 4 उंगली सरकार की तरफ उठेगी। आज विपक्ष शासित राज्य में मुख्यमंत्रियों को परेशान करने के लिए यह बिल लाया गया है, यह हर कोई समझ रहा है। उनसे सत्ता छीनने के लिए यह सीएम पीएम अरेस्ट बिल को सरकार जल्दबाजी में लेकर के आई है। लेकिन अमित शाह को कहां पता था कि इस बिल पर, जी हां, इस बिल पर वो खुद फंस जाएंगे। उनके ही मुख्यमंत्री फंसेंगे, उनके मंत्री फंसेंगे। लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों। बताऊंगी आगे आपको कि शाह के ठीक कितने, मोदी के ठीक कितने मंत्री इस बिल के चपेट में आएंगे। लेकिन पहले बता दूं कि आज दरअसल हुआ क्या है। दोस्तों, अभी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री को बताना पड़ रहा है, अलग अलग मोर्चे पर, अलग अलग जगह पर जाकर के उन्हें बताना पड़ रहा है कि आखिर यह बिल इतनी जरूरी क्यों है, कितनी अच्छी मंशा के साथ इसे सरकार लेकर के आई है। ये अमित शाह हर जगह पर जाकर के बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान बिल पर, यानी इस सीएम पीएम अरेस्ट बिल पर विपक्ष के विरोध को गलत ठहरा दिया। कहा कि ये विपक्ष जो है बड़ा दोगला है, कांग्रेस जो है दोगली पार्टी है, और राहुल गांधी भी पहले कुछ कहते थे, करते थे, अब कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, यानी कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है क्या? ये अमित शाह पूछ रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। वो दरअसल विपक्ष को टिप्पणी करते हुए, विपक्ष को कोसते हुए कह रहे थे कि विपक्ष चाहता है कि उन्हें मौका मिले जेल से सरकार चलाने का। कभी देश का प्रधानमंत्री जेल जाए तो क्या जेल से प्रधानमंत्री सरकार चलाएंगे? ये ठीक है क्या? कोई मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाए, क्या ये ठीक है क्या? दरअसल एएनआई को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह पत्रकार से यही सवाल पूछ रहे थे। जिस भी दल का बहुमत है उसका कोई अन्य व्यक्ति आकर शासन चलाएगा, ये सिंपल है। आपकी बेल हो जाए तो फिर आप फिर पदभार संभाल लीजिएगा। दरअसल यही चीज अमित शाह लगभग एएनआई के इंटरव्यू में समझाते हुए नजर आए। सही बात है, कोई जेल से क्यों भाई सरकार चलाएगा? नहीं चला सकते, नहीं चलाना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि नए बिल से हमारे मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठेंगे। आज देश में बीजेपी के मुख्यमंत्री ज्यादा है, ज्यादातर राज्य में प्रधानमंत्री भी बीजेपी से हैं। ऐसे में इस बिल से सिर्फ विपक्ष पर ही सवाल खड़े नहीं होते, बल्कि हमारे मुख्यमंत्रियों पर भी सवाल उठेंगे। ये अमित शाह इस बिल के पक्ष में बात करते हुए यही टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और तमाम मंत्रियों पर ही तो ईडी सीबीआई काम करती है। तमाम मंत्रियों के पीछे विपक्ष के मंत्रियों के पीछे ईडी और सीबीआई लगी पड़ी रहती है। सिर्फ उन्हीं की फाइलें खुलती हैं, मतलब समय समय पर उन्हीं की फाइलें खोलने की धमकी दी जाती है। मूल रूप से विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को बिना किसी दोष सिद्धि और बिना किसी मुकदमे के सत्ता से बेदखल करने का यह माध्यम बन सकता है। जी हां, सीएम पीएम बिल उसका माध्यम बनेगा। दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो थंबनेल पर मैंने आपको दिखाया, कि आखिर कितने भाजपाई मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। पिछले 10 साल में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के लगभग 5,900 मामलों में से सिर्फ 8 में ही दोष सिद्धि हुई है। यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के 99.9% मामले में असल में ये तमाम मामले झूठे होते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले
टीएमसी के सांसद ममता के सांसद महुआ मैत्रा ने भी प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे पर यह सवाल पूछा था कि मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में आपके साथ आए दूसरे दलों के 25 में से 23 नेताओं को एजेंसियों से राहत मिल गई, सीबीआई ईडी से राहत मिल गई और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो बतौर बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के बदौलत उसमें वो धुल करके साफ हो गए, आपराधिक रिकॉर्ड साफ हो गए। बीजेपी के दोस्तों 240 सांसदों में से 94 पर आपराधिक आरोप है। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94, जी हां 39% पर आपराधिक मामले दर्ज है। 240 में से 94 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, गंभीर आपराधिक मामले। और मंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के 28 मंत्रियों पर मामले दर्ज है, गंभीर आरोप है उन पर। लेकिन इन पर कार्रवाई थोड़ी ना होगी, इन पर कार्रवाई कौन करेगा? इसीलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार किसी अच्छी मंशा से ये बिल लाती ना, तो सबसे पहले अपने नेताओं पर कार्रवाई करती, अपने मंत्रियों को पहले जेल भेजती और फिर उनसे मंत्री पद छीनती, ये समझाने के लिए कि देखिए ये सीएम पीएम अरेस्ट बिल जो है ये सबके लिए है। दोस्तों अब कुछ और लिस्ट मैं आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों जरा नजर डालिए, अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और इन पर केस था कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के ये आरोपी हैं। अभी क्या हालत है कि ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, 23 फरवरी 2024 को ये बीजेपी में आ गए और इन पर ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही थी वो पेंडिंग मोड पे चला गया। अब दोस्तों देखिए, अजित पवार डिप्टी सीएम है, जी हाँ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। पुरानी पार्टी थी शरद पवार की एनसीपी, 2 जुलाई 2023 को बीजेपी गठबंधन में आ जाते हैं। सिंचाई घोटाले का आरोप था इन पर, ईडी की जांच चल रही थी जिसमें अब वो पूरी तरीके से उन्हें राहत मिल गई। छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में वो बतौर अभी भी मंत्री हैं। पुरानी पार्टी थी, वही अजित पवार के साथ शरद पवार वाली एनसीपी के वो हिस्सा थे और उन पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप था। अभी स्टेटस क्या है कि महाराष्ट्र सदन घोटाले में वो बरी हो गए, उन पर 7 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी जांच पेंडिंग मोड में है और जैसे ही वो 2 जुलाई 2023 को भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उनके तमाम केसेस को पेंडिंग मोड में डाल दिया जाता है। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। नारायण राणे दोस्तों केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। केस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने का इन पर आरोप लगा। ईडी जो है प्रवर्तन निर्देशालय जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही 15 अक्टूबर 2019 को वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए नारायण राणे, ईडी ने जांच बंद कर दी। अब दोस्तों लिस्ट बड़ी लंबी है। प्रवीण डेरकर है, विजय कुमार गावित है, इसके अलावा संजय राठौर है, यशवंत यादव हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, बहुत ही नामचीन बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है, भाजपा के पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं अभी, और इन पर शारदा घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते हुए मतलब रंगे हाथ ये आदमी पकड़े गए थे। ईडी ने इन्हें अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। सीबीआई का केस अभी पेंडिंग है, जबकि ममता की पुलिस इनके खिलाफ अभी जांच तो कर रही है, लेकिन 19 दिसंबर 2020 में जैसे ही वो पुरानी पार्टी टीएमसी छोड़कर भाजपा शामिल हो जाते हैं, भाजपा में आ जाते हैं, उनके ऊपर से सारे मुकदमे हटा दिए जाते हैं। अब दोस्तों मैंने कहा ना लिस्ट बड़ी लंबी है। जितेंद्र तिवारी, मुकुल रॉय, शोभन चैटर्जी, हार्दिक पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा, जी हाँ असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे मुखर मुख्यमंत्री हैं। 2015 में 23 अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके खिलाफ भी शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था। सीबीआई ने पूछताछ की, जांच अभी पेंडिंग मोड में है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सरकार की मंशा पर सवाल है। कतई नहीं होनी चाहिए कोई किसी भी गंभीर मुकदमे के आरोपी जेल में बैठकर सरकार चलाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो। लेकिन मंशा पर सवाल यही है कि इन तमाम नेताओं को, इन तमाम मंत्रियों को छूट दे दी गई,
उनके केसेस पेंडिंग मोड में डाल दिया गया, उनके केसेस कुछ में रफा दफा कर दिया गया और अब वो मंत्रिमंडल में शामिल है, भाजपा शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल है या फिर खुद मोदी जी के कैबिनेट में शामिल है। सिर्फ उन्होंने वॉशिंग मशीन में खुद को धो लिया, पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, ताकि एक देश, एक राजा और एक ही पार्टी चले, इसी की कवायद में कहीं ना कहीं मोदी और शाह जुटे हुए हैं और इसीलिए सीएम पीएम अरेस्ट बिल जो है उसे लाया गया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंच पर जिस तरीके से हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह इंटरव्यू दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, देखिए इसके चपेट में हमारे मुख्यमंत्री भी तो आ सकते हैं, मंत्री भी तो आ सकते हैं। अरे आपके कैबिनेट के, मोदी कैबिनेट के 28 मंत्री पर आरोप दर्ज है, सब जेल जाने लायक है। 1 महीने तो हर कोई बिता सकता है जेल में, इतने मुकदमे दर्ज है। अगर कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी वालों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, कार्रवाई विपक्ष शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर किए जाएंगे, भाजपा वालों को छूट मिल जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट को हम चाहेंगे कि आप दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि इस बिल पर सरकार आखिर में चाहती क्या है उसके ऊपर से पर्दा हटे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।